नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का है। इजराइल और ईरान के बीच बीते 5 दिनों से जंग छिड़ी हुई है। तेहरान से तेल अवीव तक धुआं धुआं है, चीख पुकार मची हुई है। ना ईरान झुकने के लिए तैयार है, ना इजराइल पीछे हटने के लिए। और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट की बैठक छोड़कर वापस आ गए हैं। कल तक जो ट्रंप ये ताल ठोक रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम करा देंगे, वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ये ठान चुके हैं, ये दावा कर चुके हैं, दबे शब्दों में कह चुके हैं कि इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने वाले हैं। ट्रंप ने तेहरान खाली करने की हिदायत भी दे दी है। वहीं G7 देशों ने भी एक सुर में एक साथ जहां एक और शांति की अपील की, तो वहीं ये भी कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तेहरान को लेकर ट्रंप की चेतावनी और इजराइल के ऑपरेशन लॉयन को G7 का समर्थन, ये अटकलें अब बढ़ रही हैं कि क्या ईरान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। क्या ईरान खेमनेई की सत्ता जाने वाली है। क्या इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी ईरान पर प्रहार करने वाला है। इस जंग में भारत किसके संग, इस पर चर्चा करेंगे। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि अब तक ये बीते जो 5 दिन हैं उनमें किस तरीके से प्रहार किया गया। पहले इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है, पहला दिन, और इस पर पलटवार ईरान करता है। 200 इजरायली लड़ाकू विमान ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक करते हैं और इसमें टॉप लीडरशिप जो है उसको ढेर कर देते हैं। टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो मारे जाते हैं, परमाणु वैज्ञानिक मारे जाते हैं, और उसका पलटवार ईरान भी करता है। 12 जून की दरमियानी रात को इजराइल का ऑपरेशन लॉयन, जिसका जवाब देता है ईरान, ड्रोन वॉर करता है। हालांकि इसमें अधिकतर ड्रोन जो है वो इजरायली सीमा के बाहर ही इजराइल ने मार गिराए। कुछ ड्रोन जो है वो तेल अवीव तक पहुंचते हैं और कुछ नुकसान पहुंचता है इजराइल को। इसके बाद ईरान बौखलाता है और बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ देता है इजराइल के ऊपर। इसमें इजराइल में 3 लोग मारे जाते हैं, दर्जन भर लोग घायल होते हैं। दूसरा दिन हमले का ये आपको बता रहे हैं। रमात गन में आर्मी हेडक्वार्टर जो है वो तबाह कर देता है ईरान, और इसके अलावा रिशॉन लेजियन पर भी अटैक करता है। इजराइल ऑपरेशन लॉयन को इसके बाद और अधिक बढ़ा देता है, क्योंकि इजराइल का ऑपरेशन लॉयन जो है ये हमले के दूसरे दिन जो है वो जो अहम शहर है उनको टारगेट करता है और शहरन ऑयल डिपोट को तबाह करता है। तेहरान रिफाइनरी को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। वहीं मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी अटैक होता है इजराइल की तरफ से। साउथ पास गैस फील्ड को एक बड़ा नुकसान पहुंचता है। और ये इलाके देखिए, ये तबरेज, शिरमनशाह, तेहरान, नंताज, खुजिस्तान, और इनमें बता दें आपको कि नंताज और ये जो खुजिस्तान के इलाके हैं ये परमाणु इलाके हैं। परमाणु यूनिट्स यहां पर ईरान की चलती थी, तो एक बड़ा नुकसान, जिस तरीके का ड्रीम ईरान देख रहा था परमाणु संपन्न देश बनने का, उसी पर ये अटैक इजराइल की तरफ से। और इस प्रहार को के बाद हमले का तीसरा दिन आता है, और तीसरे दिन क्या होता है ये देखिए। तीसरे दिन इजराइल सरकारी बिल्डिंग्स को निशाना बनाता है ईरान की, और तेहरान, खिरमनशाह, इस्फान और शिराज, ये वो एरियाज है जहां पर मिसाइलें दागता है ईरान के ऊपर इजराइल, और एक बड़ा नुकसान ईरान को इस पूरे अटैक में। तो लगातार इन दोनों देशों के बीच जो वार पलटवार का दौर है वो जारी है। अहम टारगेट तीसरे दिन होते हैं विदेश मंत्रालय, इस्फहान में सैन्य ठिकाने, इंटेलिजेंस मंत्रालय को भी, और कई बड़े टॉप लीडर्स जो है, टॉप कमांडेंट्स जो है ईरान के, उनको गंवाना पड़ता है ईरान को। वहीं इसके बाद ईरान की तरफ से भी मिसाइलें और ड्रोन दागे जाते हैं। नॉर्दर्न इजराइल के कई इलाकों को टारगेट किया जाता है और इसमें इजराइल को भी खासा नुकसान पहुंचता है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ये जो तमाम अटकलें हैं वो अब तेज हो गई हैं। G7 मीटिंग से जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति वापस आते हैं और उसके बाद एक बड़ा बयान देते हैं कि तेहरान खाली किया जाए, अब अटकलें तेज हो गई है। क्या विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं हम। ईरान ने हाइफा के तेल संयंत्र पर चौथे दिन हमला बोल दिया। तेल अवीव जो कि राजधानी है इजराइल की, और हाइफा आपको बताते चले, ये हाइफा जो है ये वो एरिया है जहां पर इजराइल का तेल संयंत्र जो है वो था, और इस पर बड़ा अटैक, कई धमाके एक के बाद एक यहां पर होते हैं और 5 लोगों की मौत होती है इस एरिया में। पावर ग्रिड तबाह हो जाता है इजराइल का, और ऑयल रिफाइनरी के पास कई धमाके गूंजते हैं। तो जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है वो बेहद भयावह है।
धमाके पे धमाके हो रहे हैं और कई लोगों के मारे जाने की खबर दोनों ही देशों से सामने आ रही है, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान हो। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो आपको बताते चलें कि ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। 13 जून से 16 जून तक का ये आंकड़ा, जहां पर इजराइल में 24 लोगों की मौत हो गई, वहीं ईरान की अगर बात की जाए 224 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में 390 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 1277 लोग 13 जून से 16 जून तक के ये जो जंगी माहौल बना हुआ है इसमें घायल बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इस पूरे वॉर में, लेकिन कोई भी कंट्री झुकने के लिए तैयार नहीं है। जहां इजराइल ने ठाना है कि मिट्टी में मिलाना है ईरान को, वहीं दूसरी तरफ ईरान भी अपने दावे पर खड़ा है और करारा प्रहार ईरान की तरफ से भी इजराइल पर किया जा रहा है। ईरान के समर्थन में आपको बताते चले चीन भी आ गया है। चीनी विमान देखे गए ईरान में, जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई कि चीन ने हथियार सप्लाई करने ईरान को शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ G7 कंट्रीज की अगर बात की जाए तो मीटिंग में G7 कंट्रीज ने ये एक सुर में ये कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। और ये संदेश एक तरीके से ईरान के लिए बड़ा संदेश है कि अब ईरान जो है, ईरान में खासतौर से जो खामनाई साम्राज्य है उसकी सत्ता डोलने वाली है। खामनाई की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं अब खतरे में है और पूरा ईरान खतरे में है, क्योंकि तेहरान को खाली करने के हिदायत भी दे दी जा चुकी है अमेरिका के द्वारा। और अब बड़ा प्रश्न यही है कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो चेतावनी दी जा रही थी तीसरा वर्ल्ड वॉर, क्या इसका ये आरंभ माना जाए। और बड़ा प्रश्न ये भी है कि अगर वॉर होती है तो भारत किसके साथ जाएगा। तो एक बार फिर आपको बता दें कि G7 की मीटिंग से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वापस आ गए और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम नहीं बल्कि कुछ बड़ा करने जा रहा हूं। साथ ही साथ तेहरान को खाली करने के हिदायत भी दे दी जा चुकी है। लगातार तनाव दोनों कंट्रीज के बीच में बरकरार है। लगातार दोनों कंट्रीज के बीच में, दोनों मुल्कों के बीच में तनाव बरकरार है और इसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक धमाकों की गूंज लगातार जारी है। 5 घंटे, माफ कीजिएगा 100 घंटे बीत चुके हैं युद्ध के और 5 दिन, लेकिन ये जो तनाव है वो बरकरार है। और एक बार फिर ये लग रहा है कि दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है। इजराइल जो एक ऐसी कंट्री है, 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस है इजराइल और ईरान के बीच, लेकिन इन दोनों कंट्रीज का आपस में युद्ध में उलझना, बीच में जो कंट्रीज पड़ती हैं कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक आफत जो है वो आती नजर आ रही है। दूसरी तरफ इस जंग का भारत पर पड़ेगा कितना असर, क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों ही मुल्कों में भारत के कई छात्र इस वक्त फंसे हुए हैं। इजराइल की बात की जाए तो 20,000 से अधिक स्टूडेंट्स भारत के वहां पर फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान में भी 10,000 के करीब छात्र फंसे हुए हैं। उनको लेकर भी जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई हैं। अब ये भी प्रश्न उठ रहे हैं, सियासत भी गर्मा गई है, विपक्ष भी सवालात खड़े कर रहा है। इस दौरान कांग्रेस श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ईरान पर इजराइल द्वारा की जा रही जो अंधाधुंध बमबारी है या जो टारगेटेड हत्याएं हैं, उसने न सिर्फ पूरे क्षेत्र में तनाव और बढ़ा दिया है, बल्कि वहां पर फंसे भारतीयों पर भी संकट और गहरा हो गया है। एक और बात है कि वहां पर फंसे जो भारतीय हैं वो मजबूर होकर सरकार से मदद की गुहार कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने अभी तक हिदायतें और छोटे मोटे कदम उठाने के अलावा कोई ठोस बड़ा निर्णय नहीं लिया है। यह अस्थिरता, याद रखिएगा, सब कुछ विनाश कर देगी, इसलिए इसको जितनी जल्दी समाप्त किया जाए उतना अच्छा होगा। और इस तनाव को कम करने के लिए भारत को एक सकारात्मक भूमिका निभानी ही चाहिए। लेकिन क्या भारत खुलकर शांति बहाल करने के लिए बोलेगा, या हम एक बार फिर से अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेंगे, जैसा कि हम आजकल हाल के दिनों में करते आए हैं? याद ही होगा आपको 12 जून 2025
संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में गाजा युद्ध विराम पर मतदान से हमने अलग रहने का निर्णय किया। वो तस्वीरें जो हैं एक बार फिर दर्शकों को दिखाए हैं जो ईरान से निकलकर सामने आई हैं। तो इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का 5वां दिन 100 घंटे बीत चुके हैं और तबाही का जो मंजर है वो आपने देखा, कितना भयावह ये मंजर था। चीख पुकार मची हुई है। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान को सबसे अधिक नुकसान इस पूरे हमले में पड़ता नजर आ रहा है। और अब प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान की जो सत्ता है, जो खामनेई की सत्ता है, वो क्या खतरे में है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिडिल ईस्ट के जानकार के तौर पर। इसके साथ ही साथ शुभांकर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है। गार्गी आर्या जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, एस्ट्रोलॉजर है गार्गी आर्या जी। साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुनील त्रिपाठी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और शुरुआत चंद्रमोहन उपाध्याय जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये जो तनाव की स्थिति बनी हुई है इजराइल और ईरान के बीच, इससे तर G7 से अमेरिकी राष्ट्रपति का वापस आना और उसके बाद ये बड़ा बयान, क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? क्या ईरान के लिए ये खतरे की घंटी है? क्या मायने हैं ट्रंप के इस बयान के? ट्रंप के बयान का जो मायने हैं वो तो बहुत ही साफ है कि ट्रंप जो है वो पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर में एक डिसरप्शन जिसको बोलते हैं वो क्रिएट करना चाहते हैं। और तब जब उन्होंने ये कहा कि तेहरान खाली करना होगा, तो उसके पीछे हमें भी देखना है कि उसके एक दिन पहले इजराइल ने सीधे सीधे धमकी दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर विकल्प को समाप्त कर देना चाहते हैं।
और हम इस तरह से हिट करेंगे तेहरान के आसपास कि उनके इस विकल्प को अर्थात परमाणु बम को भविष्य में भी बनाने की उनकी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में तेहरान को खाली करने का जो ये निर्णय हमारे अमेरिका के मुंह से सुनाई पड़ रहा है, वहां पे बेसिकली इजराइल अकेले नहीं लड़ रहा है। इजराइल के जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू हैं, उन्होंने आज से 3 दिन पहले ये कहा कि अमेरिका को भी इस युद्ध के बारे में बहुत ही गंभीरता दिखानी होगी। तो यह स्पष्ट हो गया था कि जब शाहीन के हमले शुरू हुए और तेल अवीव पर जब उन्होंने, फिर हाइफा पर जब उन्होंने अटैक किया, तो इजराइल को ये लग गया कि ये गाजा पट्टी नहीं है, इनसे लड़ाई कठिन हो सकती है। दूसरा कि हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इजराइल के 2 ऑप्शन सामने हैं, बल्कि 2 टारगेट सामने हैं। और पहला टारगेट ये है कि वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर विकल्प को ईरान से समाप्त कर देना चाहते हैं, जिस कारण से ईरान की जो केंद्रीय भूमिका है वेस्ट एशिया में वो समाप्त हो जाए। और दूसरा कि वे एक पैटर्न है, मैं आगे चल के समझाऊंगा आपको कि एक पैटर्न है कि किस तरह से वो लीडरशिप चेंज करते हैं, इसलिए खमैनी उनके टारगेट पे हैं, इस पे कोई शक नहीं। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि टारगेट पे खमेनेई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपसे मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि G7 की बात अब चर्चा जो है छिड़ ही चुकी है, तो मैं चाहूंगी कि आप ये भी दर्शकों को बताएं कि G7 नेशंस क्या है और इनका क्या रोल हो सकता है, चाहे आप मध्यस्थता की बात करें दोनों नेशंस के बीच में, या इस तनाव की जो स्थिति है उसको बढ़ावा देने की क्या अहम भूमिका G7 नेशंस की हो सकती है। वैसे देखा जाए तो जो G7 का पूरा कॉन्सेप्ट है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट है कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हुआ करती थी और खासकर जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, उन 7 देशों को मिला करके G7 बनाया गया। ये तो सभी जानते हैं। बाद में उसमें पोस्ट 90s यानी 1990 के बाद जब डिसमेंटलिंग होती है सोवियत यूनियन की, तो सोवियत संघ को भी G8 के रूप में शामिल किया जाता है। अब थोड़ा हमको ये देखना होगा कि आज G7 है क्या। वास्तव में G7 एक डिवाइडेड हाउस है। कारण क्या है कि जापान और कनाडा, ये 2 ऐसे देश हैं जिसमें एक तरफ अमेरिका कनाडा से बहुत ही नफरत करता है, तो दूसरी तरफ क्या बोलते हैं जापान से उसको थोड़ी नजदीकी थी। लेकिन जिस तरह 2018 में ट्रंप आते हैं G7 की बैठक में और शिंजो एबे को जिस तरह से बेइज्जती करते हैं, वहां पर कहते हैं कि हम आपके देश में मैक्सिकन्स को भेज देंगे और हमारे लिए 240 मिलियन मैक्सिकन्स जो है वो जापानी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ट्रूडो जो है वो बहुत ही कमजोर किस्म का प्रधानमंत्री है और इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से वो वर्तमान में जब अभी आए हैं, छोड़कर कह लीजिए कि 20 से ही छोड़ के चले आए G7 को, तो उन्होंने जिस तरह मैक्रान को, जो वहां के फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, जिस तरह से उनकी बेइज्जती किया, ये कहते हुए कि उनको कुछ भी नहीं मेरे बारे में पता है और वो ये कह रहे हैं कि मैं आया हूं युद्ध विराम कराने के लिए, बेसिकली मैं इस युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने के लिए आया हूं। तो जो G7 है उसकी कोई संयुक्त आवाज नहीं है, भले ही उन्होंने एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो, लेकिन उनका ये कहना, मैं एक चीज जल्दी से जोड़ना चाहूंगा, उनका ये कहना कि इसमें रूस को भी लाया जाना चाहिए, चीन को भी लाया जाना चाहिए, इसके बहुत बड़े निहितार्थ हैं जिसकी हम आगे चर्चा आपसे करेंगे। बिल्कुल आगे चर्चा होगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि ट्रंप के इस बयान पर एक कमेंट मैं सभी अतिथियों से ले लूं। शुभंकर भट्टाचार्य जी, क्या मायने निकल कर आ रहे हैं ट्रंप के इस बयान के? क्या ईरान तबाही के नजदीक जा रहा है क्या? ये जो अभी हम लोग वर्चस्व की लड़ाई देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस समय जो पूरा ग्लोबल ऑर्डर है वो हम लोग अलग अलग ध्रुवीकरण में हम लोग बढ़ जा रहे हैं। ये ध्रुव तैयार हो रहा है और ये जो पावर पोलर जो तैयार हो रहे हैं, जैसे रशिया का मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये तो अच्छी तरीके से माना ही जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका एक रशिया के साथ जो साझेदारी है, वो अनसेट जो साझेदारी है, वो बहुत अच्छी तरीके से ये देखने को मिला। जो आपने अभी रशिया यूक्रेन वॉर वाला आपने देखा, जिस प्रकार से उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया और जिस प्रकार से जेलेंस्की को सबके सामने पहली बार आपने देखा होगा कि एक ऐसा सीन सामने आया जहां 2 प्रेसिडेंट आपस में इस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बात समझ लीजिए, ईरान का इस समय जिस तरीके से चाइना पर उन्होंने बहुत ज्यादा आंखें गड़ा के रखी थी, चाइना इसमें पूरी तरीके से नहीं उतरा। चाइना किसी भी तरीके से क्या मदद पहुंचा दी साहब ईरान को, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। कौन सी हेल्प पहुंचा दी? वो तो दूर पर बैठा तमाशा तो देख रहा है। क्योंकि इस समय जहां पे डोनाल्ड ट्रंप चाइना के प्रति थोड़ी सी नरमी बरतने की उधर से कोशिश कर रहे हैं, साफ समझना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है। ये समझ लीजिए ही इज जस्ट प्लानिंग फॉर अ बिग बिजनेस। अगर हम यहाँ पे ये सोच रहे बैठ के कि ये जो पूरा है वो इजराइल के बेनिफिट के इस पर है, इसमें तो सबसे ज्यादा तो इसमें हवा इस पूरे युद्ध को तो यूएस ने दे रखी है। बात तो हम लोग को सामने दिख रहा है। यूएस अपना वर्चस्व को किस तरीके से दिखाना चाहता है, उसने ये साउथ ईस्ट एशिया में दिखाने के लिए जब
भारत पाकिस्तान का जब ये हम लोग का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसने ये चीज पूरी पूरी साफ तरीके से दिखा दी कि देखो मेरी पैठ वहां तक है, एशिया के कंट्रीज भी मेरे इस समय दबाव में है। रशिया यूक्रेन का वॉर आया, फिर वो वहीं पे जाके जो है ठेकेदारी करने चले आए। तुरंत उन्होंने दिखाया कि देखो मैंने वहां पे युद्ध में रुकवाने की पूरी कोशिश करो, युद्ध ऐसे रुक जाएगा, शुभंकर जी, शुभंकर जी, क्या ये माना जाए शुभंकर जी कि युद्ध इसलिए जरूरी है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, युद्ध इसलिए करवाना जरूरी है ट्रंप के लिए क्योंकि हथियार भी तो चाहिए होंगे युद्ध के लिए और उसकी सप्लाई अमेरिका करेगा, साफ तौर से बिजनेस। मैं एक चीज इसी पर लूंगा कि देखिए इस समय जब मैं कहता हूं कि दिस इज अ वॉर ऑफ ट्रेड, ये सबसे बड़ा ट्रेड वॉर है। क्यों? क्योंकि दो सबसे बड़े ट्रेड जो पूरे दुनिया को जो कंट्रोल करता है उसमें से एक है क्रूड ऑयल, दूसरा है अस्त्र। जो वेपन इंडस्ट्री और ये दोनों जो सबसे बड़े जो डील्स का जो फॉर्मेशन होता है, ये है एक्चुअल सारे ये जिससे युद्ध हो रहे उसकी वजह। और इसी में से जब नया जो जियोपॉलिटिकल एक सिचुएशन जो खड़ी हो रही है वो बड़े इस समय बहुत इंटरेस्टिंग है देखना। मुझे माफ करिएगा, मुझे इंटरेस्टिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां पे इतने लोगों की जाने जा रही हैं वहां पे ऐसे शब्दों की आज के दिन में जगह नहीं बचती है। बिल्कुल शुभंकर भट्टाचार्य जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं कि युद्ध दो नेशंस के बीच में हो रहा है, लेकिन जो जाने जा रही हैं, जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, वो इंसानियत को, मानवता को एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचाती हुई नजर आ रही हैं। वो तस्वीरें जो है वो दिल दहला देने वाला मंजर दिखा रही हैं हमें, और युद्ध के कितने घातक परिणाम होते हैं ये भी इंडिकेट कर रही हैं। सुनील त्रिपाठी जी, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जल्दी से कमेंट दीजिए। देखिए अदिति जी, डोनाल्ड ट्रंप जब से नए कार्यकाल में अमेरिका की टोर संभाले हैं, उसके बाद से आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी एशिया में शांति नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आते आते कहा था कि जैसे ही मैं आऊंगा यूक्रेन का और रसिया को रुकवा देंगे, हम विश्व में शांति लाएंगे। लेकिन शांति तो इस बात का प्रमाण है, अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को लेकर के जिस तरह उन्होंने बयानबाजी की, रिजल्ट क्या आया पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से ईरान और इजराइल को मैं मानूंगा कि अमेरिका ही लड़ा रहा है। अमेरिका एक व्यवसायिक देश है और ट्रंप व्यवसायी है। उनको किसी मानवता से या किसी व्यक्ति से या जनता से लगाव नहीं है। वो हमेशा सोचते हैं कि जब युद्ध होगा तो अमेरिका अपने हथियार सप्लाई करेगा, अपने हथियार सप्लाई करेगा तो उसको फायदा होगा। आप पूर्व में भी देख लीजिए अमेरिका का रुख ईरान, इराक या अन्य सीरिया या अफगानिस्तान में अमेरिका ने क्या अपनी भूमिका निभाई? बिल्कुल, अमेरिका ने अफगानिस्तान में जिस तरह से युद्ध छेड़ा, उसके बाद में अपने हथियार भी डाल दिए और तालिबान की सरकार बन गई। तो ट्रंप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, दुनिया भी इस महत्व को उतना ध्यान नहीं दे रही है। और इस युद्ध में क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये समझना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और क्या करना चाहते हैं ये भी क्लियर नहीं हो पाता है। गार्गी आर्या जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गार्गी आर्या जी, अमेरिका की कुंडली क्या कह रही है इस वक्त? क्या दुनिया जो है विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या साल 2025 वो साल है जब विश्व युद्ध हो सकता है? गार्गी आर्या जी। नास्ट्रेडमस और ये बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी थी कि 2025 में तृतीय विश्व युद्ध होगा, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी। तृतीय विश्व युद्ध 2025 में ही होने की पूरी संभावना है। अब अगर इसे मैं देखूं तो 2025 चूंकि मंगल का ये साल पूरा मंगल का है, मंगल भूमि का कारक भी होता है, अग्नि का कारक होता है, तो सीमा से जुड़ी हुई चीजें या इस तरह से विवाद या लड़ाई या युद्ध की पूरी संभावना बन ही रही है। अब अगर मैं ईरान का नंबर अगर आपको बताऊं, जो ईरान का नंबर आता है नेम न्यूमरोलॉजी से, तो ईरान भी 9 नंबर का है, ठीक है। और चूंकि 9 का साल है, अगर 9 और 9 मिल जाएंगे तो ये वॉल्केनो की तरह काम करते हैं, जो युद्ध की संभावना बन रही है। क्योंकि 9 और 8 एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, जैसा कि अमेरिका का नंबर जो है वो 8 पर आ रहा है। तो आपस में इन दोनों का जो द्वंद है, या ये कह सकते हैं जो आपस में आमने सामने आकर के एक दूसरे के शत्रु बन करके लड़ाई के लिए, यानी गार्गी आर्या जी,
न्यूमरोलॉजी के मुताबिक ये मान लिया जाए कि अमेरिका युद्ध में कूद सकता है, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल कूद सकते हैं। और भारत का जैसे ज्यादातर संभावना ये देखी जा रही है कि भारत की क्या स्थिति आएगी। तो जब साल की शुरुआत हुई थी तभी ये चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी थी, मैंने ही क्लियर की थी, क्योंकि भारत का नंबर 3 पर आता है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से 3, और अगर आप भारत शब्द लेंगे तो 6, और चूंकि 9 का है तो 9, 6 और 3 का जो ग्रेड है वो बहुत अच्छा है, ये राइज का समय है। तो भारत की जो भी भूमिका होगी वो बहुत ही अच्छी भूमिका होगी, और भारत को बहुत ज्यादा किसी तरह की क्षति नहीं होनी है, ये इसकी मैं पूरी संभावना जता रही हूँ। तो इस तरह से नंबर्स जो हैं वो बहुत कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, और भारत की क्षति नहीं हो रही है गार्गी आर्या जी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगी कि इजराइल और ईरान की अगर बात की जाए तो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन किस पे ज्यादा हावी रहेगा, किसका अधिक नुकसान होगा? देखिए, ईरान का नुकसान तो बहुत ही ज्यादा होना है, ये पूरी संभावना है, क्योंकि ईरान का नंबर ही 9 है, और 9 और 9 मिल करके बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे, क्योंकि ये वॉल्केनो की तरह काम करेगा नंबर। और बाकी जितने नंबर है वो सारे आपस में मित्र नंबर दिख रहे हैं मुझे। 8 है, और आप अगर इजराइल का नंबर देखेंगे तो 6 नंबर है, तो 6 का भी जो है 6 को भी लोग सपोर्ट करेंगे, 6 को 3 सपोर्ट करेगा, 6 को 8 भी सपोर्ट करेगा, तो 8 और 6 मित्र नंबर हैं, तो फिर पूरा सपोर्ट मुझे यानी न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा नजर आएगा, ये कहना चाह रही हैं आप? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। चंद्रमोहन उपाध्याय जी क्या कहेंगे इस पर? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी है, और भारत जो है इजराइल के सपोर्ट में रहेगा। हालांकि इस पर प्रश्न भी, सियासत भी तेज हो गई है, और ये कहा जा रहा है कि भारत को अब अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, ये समय आ गया है। देखिए, हर एक चीज को समझने के जो शास्त्र हैं, जैसे किसी लड़ाई को अर्थशास्त्री एक दृष्टिकोण से देखेगा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, उसी तरह जो हथियारों की, जो आर्मामेंट की बात हो रही है, उसको देखने का नजरिया एक हो सकता है। उसी तरह एक एस्ट्रोलॉजर का भी अपना नजरिया हो सकता है, और सबके नजरिया का हमें सम्मान करना चाहिए। विश्लेषण का अपना तरीका, सत्य तक कौन पहुंच पाता है ये समय ही सिर्फ बताएगा। लेकिन जहां तक जो चीजें सामने से दिखलाई पड़ रही हैं कि इजराइल और इराक की लड़ाई में, ईरान की लड़ाई में, ये लड़ाई इजराइल लड़ ही नहीं रहा, जबकि ईरान अकेला पड़ चुका है। जहां तक चाइना की बात है, चाइना एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट देश है, और वो यह देख करके कि ईरान के अलावा भी उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं ऑयल के, और साथ में वो बहुत ज्यादा अन्य संभावनाओं को देख रहा है। जिस तरह से ईरान स्वयं ही पहले से ही आइसोलेटेड था, उसमें वो सऊदी अरब को देख रहा है, कतर बहरीन को देख रहा है, यूनाइटेड अरब अमीरात को देख रहा है। तो वो एक ऐसा देश है जो कैलकुलेशंस में और खरीदो बेचो वाला देश है। दुनिया के देश मतलब ट्रेड करते हैं, लेकिन इस तरह का देश हमने नहीं देखा है कि वो अपने मित्र के साथ भी खड़ा रहना नहीं चाहता, केवल बयान दे रहा है लेकिन सामने नहीं आया। दूसरी तरफ आज 21 अरब देशों ने बयान दिया, निंदा की, लेकिन कोई भी सामने से आकर के ये नहीं कह रहा है कि इजराइल को युद्ध रोकना चाहिए। अब आता है भारत। भारत की भूमिका जो है वो फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा देगी यदि हम लोग दुविधाग्रस्त रहे तो। सवाल ये इस बात का है कि हम इजराइल के साथ खड़े हों कि ईरान के साथ खड़े हों, ये प्रश्न ही बेबुनियाद है। हमें वहां पर अपने विदेश मंत्री जयशंकर को, डोवाल जी को, अगर हो सके तो अपने विपक्षी पार्टियों के 2-4 लोगों का एक डेलीगेशन बना करके इन दोनों के बीच में मैत्री के लिए आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। इस पर बयान जारी करना चाहिए कि यह युद्ध मानवता के खिलाफ हो रहा है, और एक तरफ गाजा में लोग मर रहे हैं, कल को यही सिचुएशन ईरान में भी हो सकती है। इसलिए ये लोग तत्काल प्रभाव से वार्ता के टेबल पर आए। दोनों के साथ भारत की अच्छी मैत्री है। करने के प्रयास जो हैं, शांति दूत के तौर पर भारत हमेशा दुनिया में जाना भी जाता है, और एक बार फिर ये प्रयास भारत के द्वारा किए जाने चाहिए। बड़ी बात आप बोल रहे हैं। शुभंकर भट्टाचार्य जी क्या कहेंगे भाई इस पर? और सबसे पहले मैं शुभंकर जी आपसे ये समझना चाहूंगी कि इजराइल और ईरान के बीच का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो वॉर है, वो लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अगर युद्ध बड़े स्तर पर जाता है तो भारत को नुकसान कितना होगा इससे? मानता हूँ कि देखिए हर एक के एक पॉइंट ऑफ व्यू है और उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। न्यूमरोलॉजिस्ट अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, तेल, यहाँ पे जब तेल का आता है तो हमको समझना पड़ेगा कि जो जिसको जल भूमार्ग कहते हैं, यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वही तरीका है जहाँ से पूरा जो जहाज से जहाँ जितना जो तेल है उसका जो एक्सेस है वो एशियन कंट्रीज की तरफ ज्यादा होता है। ईरान ने सबसे पहले जो धमकी दी वो यही दी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर दे,
और जितना उसको नुकसान पहुंचेगा एशियन कंट्रीज में एक बात तो समझ में आ चुकी है ऑलरेडी। देखिए कि क्रूड ऑयल, अदर क्रूड ऑयल लगभग $74 बैरल के ऊपर इस समय बढ़ चुका है। और जो आप अगर पेट्रोलियम, डायरेक्ट पेट्रोलियम अगर उसको लेके देखें तो $200 से $300 ऊपर भाग रहा है। तो ये जो चीजें हैं वो भारत के मार्केट को तो इम्पैक्ट करेंगी जैसे कि एशियन कंट्रीज के लिए। भारत के साथ ये देखिए यहाँ पे दुविधा की बात ही नहीं है साहब। यहाँ पे ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर उन्होंने ये कह दिया था पहले से कि हमने जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध को रोक दिया। और आप मुझे बताइए कि सरकार की तरफ से, किसी की तरफ से कौन सी एक ऊंची आवाज आपने सुनी कि इस बात का जो कस के जो खंडन हुआ या कुछ हुआ? हम लोग चुप रह गए, कुछ नहीं बोल पाए। तो कहीं ना कहीं ये बात पूरी दुनिया ने देखा कि ये मानना पड़ गया। एक बात और है यहाँ पे, एक चीज ये देखिएगा कि जो क्रूड ऑयल पर चाइना का जो है वो ऑलरेडी अपने क्रूड ऑयल और इसके लिए वो रशिया के ऊपर ज्यादा निर्भर रही है, उसके लिए चांसेस है। लेकिन भारत के लिए, क्योंकि हमारे पास जो डिमांड है अपने सेल्फ सफिशिएंट, हमारे पास हम लोग अभी भी सेल्फ सफाइड नहीं है, हम बहुत ज्यादा इस समय ईरान के ऊपर भी हम लोग डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे भारत के इकोनॉमी को बिल्कुल ये बहुत क्षति पहुंचेगी और ये क्षति जो है हमारे इकोनॉमी को इसलिए ज्यादा और ज्यादा इम्पैक्ट करेगी क्योंकि ऑलरेडी डाउन है। इकोनॉमिकली हमारा जो पैसा है उसमें गिरता जा रहा है। तो एक तबका ऐसा है जो इन देशों में जाकर अपना जो रोजगार है वो वहां से अचीव कर रहा है। चाहे हम ईरान की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें, कई भारतीय नागरिक जो है ईरान में खासतौर से एक बड़ा तबका भारत से जो है वो वहां पर अभी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 10,000 के करीब छात्र भी फंसे हैं ईरान में। इजराइल में 20,000 के करीब छात्र फंसे हैं। उनको भी सुरक्षित वहां से निकालना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी चुनौती भी है। देखिए मैं बताऊं, मैंने लगभग अपनी जिंदगी का 12 साल मैंने इमिग्रेशन में काटा है। मैं न्यूजीलैंड इमिग्रेशन सर्विसेज के साथ तकरीबन 8 साल तक मैं उनके साथ। तो इमिग्रेशन की जब बात आती है तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाता है। एक तो देखिए भारत ऑलरेडी एक असमंजस से जूझ रहा है क्योंकि कई देशों से ऑलरेडी जो हमारा जो एक अच्छा एक जिसको कह सकते हैं कि एचआर का जो टाइप था, जो हमारे जो मुल्क के जो लोग लिए जाते थे उसमें हम लोग ऑलरेडी सेटबैक फेस कर रहे हैं। यूएस अब चीजों को कर्टेल कर चुका है। यूएस ऑलरेडी कह रहा है, जब से ट्रंप सरकार आई उन्होंने अमेरिका फर्स्ट का जो है उन्होंने वहां से रुख अपनाया। उसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान जो हो रहा है वो अगर एशियन कंट्रीज में देखें तो भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि हमारा बहुत मैन पावर वहां पे जाता था। एक तरफ आप इधर आ जाइए तो बेलारूस और यहाँ पे भी जो है यूक्रेन वॉर की वजह से यूक्रेन में हमारे काफी छात्र होते थे, वहां पे बहुत मेडिकल की पढ़ाइयां होती थी, वो हमारे लिए एक नया रास्ता खुल जाता, वो बंद हुआ। उसके बाद बेलारूस पे आया। अब जब बेलारूस पर आया तो वहां पे भी जो मेडिकल कॉलेजेस और जिनके साथ जो टाइप थे अब वो भी विच्छेद होने लग गए। अब यहाँ पे इजराइल के साथ हमारा रास्ता से एक बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है जब हमारे जो इस समय हम लोग एक यूथ कंट्री है जहाँ पे यूथ की संख्या बहुत ज्यादा है, उनके लिए जब आयाम जब इंटरनेशनली जब कम हो जाता है तो उसका प्रभाव इकोनॉमिक पर तो पड़ता ही है। और ये हमारे लिए चैलेंज है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को लेके जूझ रहे हैं, अपने लोगों को लगाने पे जूझ रहे हैं कि कहाँ पे उनके लिए संसाधन बनाया जाए। तो इसलिए ये ग्लोबल प्रॉब्लम से ज्यादा अभी तो हमको ये देखना चाहिए भाई हमें कौन सा फायदा हो रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है। सुनील त्रिपाठी जी, भारत को भी नुकसान होगा अगर ये वॉर जो है ये कंटिन्यूएशन में रहती है और युद्ध विराम नहीं होता है तो, और अगर वर्ल्ड वॉर छिड़ती है तो जाहिर सी बात है कि दुनिया के तमाम मुल्कों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अभी जो भारत की चुप्पी है वो भी कई सवालात खड़े कर रही है। चाहे हम डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर वाले बयान की बात करें, चाहे अब आज की बात करें, इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी बयान जारी किया गया है और उनकी प्रवक्ता कहती नजर आई है कि भाई अब तो खुलकर शांति बहाल करने की बात भारत को करनी चाहिए। देखिए अति जी, भारत बहुत ही असमंजस की स्थिति में खड़ा। इजराइल से भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और हर सुख दुख में इजराइल ने हमारी मदद की। ईरान ने भी भारत के विरोध में कोई ऐसा कार्य नहीं किया, भारत साथ हमेशा खड़ा मिला है। और हमारे क्रूड ऑयल की जो व्यवस्था ज्यादा होती है वो ईरान से ही होती है। उधर अगर हम ध्यान दें तो रसिया भी हमारा पुराना मित्र है, वो ईरान की तरफ जा रहा है। अमेरिका पे कभी विश्वास करने वाला है ही नहीं। किसी जंग से आप देख लीजिए उठा के पन्ने उसके, अमेरिका ने कभी भारत का खुल के समर्थन नहीं किया।
चाहे 71 जंग हो, चाहे 67 जंग हो। तो ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने विकल्प क्या हो, उसको चुनने के लिए बहुत सोच समझ के निर्णय लेना होगा। और जहां तक मेरा मानना है कि अगर भगवान न करे, ईश्वर न करे, वर्ल्ड वार हो, युद्ध अच्छी बात नहीं है, तो भारत सुनील त्रिपाठी जी, लेकिन अगर भारत ईरान के साथ खड़ा होता है तो क्या ये रशिया को नाराज कर सकता है? देखिए, यही समस्या, यही संकट विश्व समुदाय में भारत के लिए खड़ी हुई है। हम लोग तो हमेशा शांति संदेश दुनिया को देते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम कह रहे हैं हम बुज़दिल हैं। बिल्कुल, हम जंग में विश्वास नहीं रखते हैं। और भी देखो, नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है युद्ध विकल्प नहीं है। बिल्कुल, कई बार नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि युद्ध अच्छा नहीं, हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, शांति की बिल्कुल की कामना करते हैं। और जो अभी हमारे मित्र ने कहा, बहुत अच्छा सुझाव है कि जब दोनों भाइयों में जंग हो तो बीच में किसी न किसी को आकर के अपनी भूमिका निभानी चाहिए और उस जंग को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं तो यही कहूंगा अपने विचार से कि अमेरिका इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। पर मरे चाहे करना, एक कहावत है, उसको तो अपने टका से मतलब है। इस जंग को अगर अमेरिका चाहे तो भी खत्म हो सकता है, खत्म करा सकता है, लेकिन ये जंग अमेरिका भी नहीं चाह रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति कल तक के ताल भी ठोक रहे थे कि भाई हम तो युद्ध विराम कराने जा रहे हैं, लेकिन आज जो बयान आया वो कई अटकलें जो हैं वो बढ़ गई हैं कि युद्ध विराम की जो बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे और अब इसके बाद कह रहे हैं कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आखिर वो क्या करने जा रहे हैं ये समझ पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। चंद्रमोहन जी, हो सकता है कल अक्सर ये देखा गया है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होती है, जब ऐसे वॉर होते हैं तो बॉर्डरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, जो भी बॉर्डरिंग नेशंस हैं वो आपस में भिड़ते नजर आते हैं। लेकिन मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या वजह है इसके पीछे कि 2000 किलोमीटर दूर बैठा इजराइल जो है वो भिड़ रहा है ईरान से। देखिए, पहली दफा नहीं हुआ है। थोड़ा सा अगर हम लोग थोड़ा सा इजाजत दें मुझे आप हिस्ट्री की ओर जाने के लिए, तो देखिए दुश्मन हमारा कहाँ पर है और हमारे हित कहाँ प्रभावित हो रहे हैं, इस बात को हमें देखना होगा। अमेरिका का अगर देख लीजिए और रूस का कोल्ड वार के दौरान भी आप देख सकती हैं, तो अमेरिका ने कोल्ड वार के दौरान या उसकी शुरुआत में ही वियतनाम पर हमला किया और वहाँ उसका इरादा था कि हम फ्रांस को बचाएं। यहाँ पर इसका इरादा है हम इजराइल को बचाएं, क्योंकि 4 दिन के युद्ध में लग गया कि लड़ाई 19 और 20 की है, 10 और 20 की नहीं है। ऐसे में इजराइल सिंगल हैंडेडली जो है वो ईरान को नहीं हरा सकता। तो कहां पर अमेरिका, अगर आप देखिए कोल्ड वार की ओर जाइए तो वियतनाम कितना दूर है अमेरिका से, आप देख सकती हैं। दूसरी तरफ आप वेस्ट एशिया की अगर बात करती हैं तो आतंकवाद और WMD यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के झूठे आरोप पर इराक पर हमला किया गया। फिर एक्सिस ऑफ एविल की बात करते हुए सीरिया को निशाने पर लिया गया। ये एक तरह से बहुत ही सुनियोजित योजना चल रही है कि हम वेस्ट एशिया, जिसे पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट कहते हैं, उसको पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लें, कोई भी हमारा विरोध करने वाला ना हो, इसलिए दूरी हम माने नहीं रखती है। और दूसरा कि इजराइल के लिए बहुत अच्छे विद्वान हैं, इन लोगों ने, कई विद्वान हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, कहते हैं कि बेसिकली जो ईरान है इज एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू ईरान इजराइल and therefore it wants to totally abolish and finish the nuclear option remaining with Iran. न्यूक्लियर ऑप्शन ईरान क्या कर रहा है? ईरान की इस न्यूक्लियर प्रॉब्लम की वजह से ही देखिए कि वो वेस्ट एशिया में भी अकेला पड़ गया, क्योंकि लगता है सऊदी यस ईरान का जो न्यूक्लियर वाला सपना था, परमाणु वाला सपना, वही उसको तबाही के नजदीक लेकर चला गया। राइट। मेरा ये मानना है, स्पष्ट रूप से मानना है कि जो हेजमनी की बात ईरान की तरफ से आता है, एक तरह से क्रेसेंट बोलते हैं, जो क्रेसेंट ऑफ पावर, वो क्रेसेंट ऑफ पावर जो है बेसिकली इस बात को भय है आपके अरब वर्ल्ड में कि अगर ईरान का डोमिनेशन बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग उनके एक वसाल स्टेट के रूप में बन जाएंगे, कि उन लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति है। ये अलग बात है कि चाइना ने कोशिश किया जिसमें ईरान और सऊदी अरबिया को लाने की कोशिश की, लेकिन इजराइल का यह मानना है कि जब तक कि उसके पास न्यूक्लियर अस्त्र बनाने की शक्ति होगी या कैपेबिलिटी होगी, हम चैन से यहां नहीं रह सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें अपने स्फीयर्स, अपने एम्बियंस को बढ़ाना है। देख लीजिए किस तरह गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर उसने प्रभाव बना लिया। अब वो चाहता है कि हम जॉर्डन से लेकर के पूरे एरिया पर हावी हो जाएं। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि इजराइल के सामने जो है वो ये नारा दे रहा है, वो अंदर से कितना डरा हुआ है तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो ये बार बार नारा दे रहा है कि हमारे सामने अस्तित्वगत संकट है। और वो अस्तित्वगत संकट कहां से आता है? वो 2 चीजों से आता है, पहला बम और दूसरा आइडियोलॉजी। बम है एटम बम और आइडियोलॉजी क्या है? खमैनी की।
जो जाहिर सी बात है 1979 की वहां रिवॉल्यूशन हुई, वो सिर्फ रिवॉल्यूशन ईरान में सत्ता पलट की नहीं थी, बल्कि तुरंत रिवॉल्यूशन के बाद से ईरान के जो शीर्षस्थ नेता थे आयतुल्लाह खुमैनी साहब, वो ये इस बात को कहते हैं कि हम पूरे अरब वर्ल्ड में जहां जहां भी सत्ता को रिपब्लिक बनाया जा सकता है, जहां जनता के नजदीक और धर्म के नजदीक लाया जा सकता है, वहां ईरान साथ देगा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ईरान ने खुलेआम सत्ता परिवर्तन और क्रांति की बात की अरब वर्ल्ड में, और यहीं से एक प्रकार से उन लोगों के बीच में परस्पर संदेह और अविश्वास का दौर शुरू हुआ, और इजराइल इसी का फायदा उठा रहा है, जो पुरानी उनकी आदत है डिवाइड एंड रूल। तो ऑलरेडी यू कैन सी द अरब वर्ल्ड इज टोटली डिवाइडेड, they are not united, they have just issued a united stand as a statement that we condemn the attack, but they are nowhere supporting the efforts of Iran, or they are not threatening the Israel that please stop or face the action. So ये एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें भले ही वो खुले तौर पर ये कहते नजर आते हैं कि हम एक हैं, अरब नेशंस की बात की जाए तो एकता की बात भले ही कही जाती है, लेकिन इतना बड़ा अटैक हो जाता है ईरान के ऊपर, इसकी निंदा भले ही करते हैं, लेकिन कोई भी ये कहता नजर नहीं आता कि इजराइल के खिलाफ जंग में हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे हम एक पड़ोसी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, उसका भी हमने डबल फेस देखा, दुगला चेहरा देखा, किस तरीके से पहले कसम खाई पाकिस्तान ने कि ईरान के साथ खड़े हैं भाई हम, उसके बाद सीमाएं ही बंद कर दी अपनी। देखिए एकदम पाकिस्तान का चरित्र वही है जो अमेरिका का चरित्र है, और वो रूस के जब से चीन के नजदीक गया है उसने धोखा भी सीख लिया। तो अब पाकिस्तान पर तो आप भरोसा ही नहीं कर सकती, क्योंकि जो अमेरिका कहेगा दैट विल डांस टू द ट्यून ऑफ अमेरिका। हम एक चीज और भी बार बार इसमें कहना चाहेंगे, और भी विद्वानों ने बात कही कि भारत को क्या करना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है कि हमें 1994 में ईरान से जो मिली थी मदद, उसे भी नहीं भूलनी चाहिए। जब हमारे खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान के द्वारा लाया जा रहा था प्रस्ताव, उसमें नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को और सलमान खुर्शीद जी को और ये जो कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उनके पिताजी जो अब्दुल्ला साहब हैं उनको भेजा था। और ईरान के एक्टिव कोऑपरेशन से जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके खुले विरोध के बावजूद भी भारत के खिलाफ कोई भी एक प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि वहां पर एक यूनानिमस रेजोल्यूशन पास होता है। ईरान ने सीधे वहां विरोध कर दिया भारत के पक्ष में आकर के। ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि हमें बजाय कोई एक स्पष्ट, ठीक है कि हमने दिखाया कि किस तरह हम इमोशनली इजराइल के साथ हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम मिसकैलकुलेशंस न करें, हम साइड न लें, बल्कि हम इन दोनों के बीच में संघर्ष विराम अगर नहीं करा पा रहे कोई बात नहीं, वार्ता की शुरुआत के लिए भारत को बहुत ही सिंसियर, बहुत ही स्ट्रांग एफर्ट करने चाहिए, और इसमें भारत को पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात आप कह रहे हैं कि भारत को स्ट्रांग और सिंसियर एफर्ट्स अब करने होंगे। शुभांकर भट्टाचार्य जी आपके पास में आऊंगे, लेकिन उससे पहले गार्गी जी आपसे मेरा प्रश्न रहेगा। ये कहा जा रहा है, ज्योतिष बड़े बड़े ये कहते नजर आए थे अभी हाल ही के वक्त में जब अहमदाबाद विमान हादसा हुआ था, ये कहा जा रहा था कि 12 जून से मंगल जो है वो अस्त है। मंगल के अस्त होने का इम्पैक्ट क्या होता है ये मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि लगातार दुनिया में जो टेंशन है वो बढ़ती नजर आ रही है। देखिए इस साल जो है ऐसे क्या होता है कि जो ग्रहों का ट्रांजिट होता है वो कभी कभी 4 या 5 ग्रह आपस में आसपास आते हैं, पर ये इस साल में सभी ग्रहों को मौका मिलेगा। और शनि की जो चाल है वो थोड़ी सी अलग रहेगी, तो इन सब चीजों का भी बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। तो मंगल के अस्त होने का मतलब बस यही है कि मंगल अगर अस्त भी होगा तो क्योंकि मंगल का साल है तो मंगल अपना प्रभाव तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखें, क्योंकि हम इसमें अंकों की गणना करते हैं, तो जो मंगल का प्रभाव है वो अंकों के हिसाब से होना ही होना है, और जैसे जैसे समय बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो ये अपने चरम पे पहुंचता जाएगा। ठीक है, इसका इफेक्ट जो होता है मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि दर्शक भी कहीं ना कहीं जानना चाह रहे होंगे अभी कि आपने जैसा कि बताया कि मंगल अस्त हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है वो नजर आएगा। इम्पैक्ट क्या क्या इसके नजर आ सकते हैं, क्योंकि मंगल को अग्नि तत्व भी माना जाता है। बिल्कुल, अग्नि तत्व माना जाता है। अग्नि 2 तरीके से, मान लीजिए अगर किसी इंसान को चाहिए तो उसके अंदर फायर एनर्जी आएगी, तभी वो किसी काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर दूसरे अगर आप अर्थों में इसको देखेंगे तो अगर आप और चीजों से करें तो फायर एनर्जी आपका नुकसान भी बहुत करती है। अब जैसे युद्ध हो रहा है, ये फायर एनर्जी को रेजोनेट करता है,
ठीक है, जैसे विमान हादसा हुआ ये भी फायर एनर्जी ही थी, क्योंकि साल ऐसा है तो इस साल ऐसी, अब मान लीजिए शरीर में फायर एनर्जी बढ़ जाती है तो हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। अगर दिमाग से कनेक्ट हो जाए तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप सुसाइड करने की आपके अंदर इच्छा होने लगी। तो ये जो मंगल का जो समय है ये इस तरह के हादसे भी होंगे। और सबसे बड़ी जो दुर्घटना की अगर हम स्थिति देखें तो इस साल आग लगना, युद्ध होना, ये सब होना ही होना है। तो हाँ बिल्कुल तो गार्गी जी, और ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो हैं जैसा आप बता रही हैं वैसी ही तस्वीरें हमने बीते दिनों भी देखी और आज भी देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध की स्थिति बरकरार है और दोनों देश जो हैं आपस में भिड़े हुए हैं। कई कंट्रीज जो हैं इस वक्त युद्ध में उलझी हैं। लेकिन शुभांकर भट्टाचार्य जी, अभी जो सबसे बड़ी चिंता भारत के लिए है वो है इजराइल और ईरान में जो छात्र फंसे हुए हैं। 20,000 के करीब छात्र इजराइल में हैं, 10,000 के करीब छात्र जो हैं वो ईरान में हैं। और जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनके, वो अब चिंतित होते नजर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कैसे वो छात्र जो हैं वो भारत उनकी वापसी होगी, वतन वापसी को लेकर कब एक्शन ले सकती है मिनिस्ट्री? देखिए, ये सबसे एक सच बात बताऊं, बहुत कठिन परिस्थिति होती है किसी भी देश के लिए, क्योंकि जब इमिग्रेशन की बात आती है तो जब भी किसी देश में युद्ध की स्थिति आ जाती है तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो इमिग्रेशन की जो चीजें होती है वो लॉक्ड हो जाती है, वो सीमित हो जाती है। क्योंकि उस देश में फिर आपके पास वो जो आना जाना, ये दोनों चीजों के ऊपर एक प्रतिबंध जैसा लग जाता है। अभी उस देश को खुद नहीं पता है कि इस समय उनके जो इमिग्रेशन लॉ को हैंडल करना सबसे बड़ा कठिन काम है। और इस दौरान में ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए जो एक्सटर्नल अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर जयशंकर जी अगर इस पर बहुत दिमाग अगर लगा के और वाकई अपने साथ अगर बाकी मिडिल ईस्ट के साथियों को लेकर अगर कोशिश करें कि उनको बाय लैंड अगर उनको दूसरे जगह पे लाते हुए बॉर्डर क्रॉस करा के अगर कराया जा सके, जो कि अकेले सिर्फ भारत के लिए नहीं किया जाएगा, इसमें इधर कई एशियाटिक कंट्रीज को उन लोग साथ में लेंगे, तब जाके ऐसे प्रोसेस को अंजाम दिया जा सकता है। एक अभी पिक्चर बनी थी हाल ही में जिसमें आपने एयरलिफ्ट नाम से मूवी आपने देखी होगी, जिसमें आपने देखा होगा कि एक टाइम पर जो है एयर इंडिया ने इस प्रकार का एक मुहिम चलाया था कि शुभांकर जी जो ये बयान सामने आया है, तेहरान को खाली करने की जो हिदायतें दी गई हैं इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, क्या ये नहीं लगता कि तेहरान में इस वक्त जो छात्र फंसे हुए हैं उनके लिए मुसीबत की घड़ी है? ये सवाल मुझसे है जी शुभांकर जी। जी 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 बिल्कुल। ये देखिए, एक चीज कह देना, इस समय डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं बिल्कुल मतलब लोगों के साथ जो है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक कोई खेल खेल रहे हैं। जिस तरीके से तुरंत कह दिया जाता है कि भाई तेहरान खाली कर दो, तेहरान की तरफ से, तो ये डोनाल्ड ट्रंप इसलिए खुल के कर पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है उनका इतना ज्यादा वहां पे इंक्लूजन नहीं है, उनको सिर्फ अपना जो है बिजनेस बेनिफिट दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत जैसे देशों के लिए, एशियन कंट्रीज के लिए एक ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। और बिल्कुल सही बात है, अगर हमको ईरान से अगर निकालना तो इसी समय प्रोसेस शुरू कर देना पड़ेगा। जब ये तेहरान को अभी जब खाली करने की बात हो रही है, ये अंदेशा है कि इस समय ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक की पूरी प्लानिंग हो रही है और उस साजिश को अमेरिका अंजाम दे रहा है, मतलब देगा। शुभांकर जी, कुल मिलाकर कहा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप तुर्रम खा बन रहे हैं इस पूरे मामले में, और जो दुनिया के तमाम देश हैं, खासतौर से एशियन कंट्रीज जो हैं, उन पर चिंता की लकीरें जो हैं वो ट्रंप की वजह से बढ़ती नजर आ रही हैं पूरे मामले को अगर देखा जाए तो। सुनील त्रिपाठी जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, ट्रंप जी आए थे जब तो बड़े प्यार से उन्होंने कहा था कि मैं विश्व में शांति लेके आऊंगा, और एक मसीहा का रूप उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन आज आप देखिए कि ट्रंप का क्या अभिनय है इस जंग में। अगर ट्रंप चाह जाए, मेरा मानना है, तो इजराइल और ईरान का युद्ध रुक सकता है। लेकिन यहाँ कई चीजें ऐसी दिखाई पड़ती हैं जिसके कारण अमेरिका की अहम भूमिका, मैं देख रहा हूं कि अमेरिका नहीं चाह रहा कोई कंट्री उसके समकक्ष खड़ा हो सके। रूस को यूक्रेन से लड़ा दिया और इजराइल को फिलिस्तीन के साथ साथ ईरान से भी लड़ाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका। और अमेरिका समझ रहा है कि अगर इजराइल का ईरान का जंग हुआ
तो भारत को कहीं न कहीं आने में मजबूरी होगी, किसी पक्ष में जाने के लिए भारत विवश होगा। भारत की बढ़ती हुई शक्ति, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुख और आर्थिक स्थिति, मेरा मानना है कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, इसलिए वो चाह रहा कि जब सारे देश कहीं कहीं जंग में लगे हैं तो भारत शांति से न बैठे। लेकिन भारत को भी चाहिए इस समय जहां तक अपनी पूरी ताकत से अपने दोनों मित्रों को इस जंग में लड़ने के बजाय उनको किसी तरह से शांति की तरफ लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, शांति और की भारत तरफ प्रयास लेकर भी कर चलना रहा चाहिए। है। शांति दूत नहीं, का नहीं, जो ये मैं नहीं मानता। काम है वो भारत को करना चाहिए। शुभंकर भट्टाचार्य जी कुछ कहना चाह रहे बिल्कुल हैं? करना चाहिए, मैं क्योंकि भारत के तीनों मित्र हैं, इजराइल भी मित्र है, रसिया भी मित्र है और ईरान भी मित्र है। इस समय अमेरिका को भारत की, सच बात बताऊं, कोई चिंता नहीं है। उनको ना पाकिस्तान की चिंता है ना भारत की चिंता है। उनको एक चीज की चिंता है कि अगर उनको वर्चस्व बनाना है, अगर उनको क्रूड ऑयल पे वर्चस्व बनाना है तो उनको इसराइल को अपने मुट्ठी में करना होगा। ईरान कमजोर हो चुका होगा, इसराइल उसके मुट्ठी में होगा तो क्रूड ऑयल वहां का कंट्रोल होगा। तो नेचुरल सी बात है कि रशिया, जो कि एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेटिव खड़ा होता है क्रूड ऑयल के मामले में, उसके ऊपर वर्चस्व वो साध सकेगा यहाँ के पेट्रोलियम को कंट्रोल करके। दूसरी बात, उनको दूसरा जो उनका इंटरेस्ट है वो है चाइना की ओर जो है उनको हद में रखना। चाइना, जिस समय चाइना की जितनी भी पार्टनरिंग जो नेशंस हैं वो जितने कमजोर होते जाएंगे, चाइना जितना मूक दर्शक बनता चला जा रहा है चाहे किसी भी अफेयर में हो, ये कहीं ना कहीं चाइना से फोकस करके रह जाएगा एशियन पोर्शन पर, और उसी को बेस बनाते हुए यूएस जो है पूरे विश्व के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो पूरा दिखा पाएगा। और ये सब ट्रेड की लड़ाई है, जहां मैं बात कर रहा हूँ ट्रेड में वर्चस्व की, बिल्कुल। एक व्यवसाय वो उनका पूरी तरीके बिल्कुल से शुभंकर जी, आप कह रहे हैं कि ये जो पूरी लड़ाई है वो केवल और केवल व्यापार की, ट्रेड की लड़ाई है। इसमें दो जंगों की लड़ाई नहीं है, बल्कि अमेरिका जो है वो अपने बेनिफिट के लिए, अपने लाभ के लिए दो मुल्कों को आपस में भिड़ाने का काम जो है वो कर रहा है। चंद्रमोहन जी, फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा। पहली बात यह है कि हमें इसको दो मुल्कों को लड़ाने जैसी कोई बात नहीं है इसमें। सवाल ये उठता है कि इजराइल है क्या? इजराइल बेसिकली अमेरिका का एक फ्रंट मैन है, एक तरह से वहां पर उसकी स्थापित चौकी है, और इजराइल की रक्षा वो आज से नहीं कर रहा, 1948 से कर रहा है। फिर 6 डेज वार जो 1967 में हुआ था उसमें हुआ, फिर योम किपुर वार 1973 में हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें इजराइल ऑलमोस्ट हार गया था, और उस लड़ाई में भी अमेरिका ने उनकी मदद की। अमेरिका बेसिकली वो लड़ाई, इजराइल नाम है, पार्ट 2 अमेरिका मान लीजिए, तो अमेरिका लड़ा थोड़े रहा है। बेसिकली अमेरिका इजराइल के माध्यम से पूरे वेस्ट एशिया पर जो एक राइजिंग थ्रेट के रूप में चाइना आ रहा था, वो चाइना का ऑप्शन ही समाप्त कर देना चाहता है, नंबर 1। दूसरा कि इस एक एटॉमिक बम के साथ ईरान को कंट्रोल कर पाना उनके लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसलिए उस ऑप्शन को भी वो समाप्त कर देना चाहते हैं, और मिडिल ईस्ट पर पूरी तरह कंट्रोल वो चाहते हैं। इसके लिए दो देश को नहीं लड़ा रहे। दूसरी बात, एक चीज मैं बहुत जल्दी से इसमें ऐड करना चाहूंगा जी, कि आयल को लेके बार बार जो बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो पहली बात है कि 60% से अधिक जो वेस्ट एशियन कंट्री हैं वो अमेरिका के पीछे लगू हैं, उन्हें आयल की। दूसरी बात, उनके पास रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयल है, यहां तक कि रसा से ज्यादा आयल उनके पास है, और एक मॉडर्न जो सोर्स ऑफ आयल है दैट इज कॉल्ड सेल आयल, जिसके एकमात्र भंडार के रूप में अमेरिका है। इसलिए आयल इज नॉट अ फैक्टर। व्हाट इज फैक्टर? द डोमिनेशन ऑफ मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट पे डोमिनेट करेंगे तो सब चीज अपने आप ही आ जाएगी। अब तक उनका डोमिनेशन था, लेकिन 1990 के बाद ये माना जाए कि टारगेट जो है वो खमेनी की सत्ता है कुल मिलाकर? हाँ, यस, खमेनी को वो लोग, जैसे कि हमने आपको बताया कि 2003 में सद्दाम हुसैन को मारा, 2011 में कर्नल गद्दाफी को मार दिया, उसके बाद आपने देखा किस तरह से आप सीरिया में असद को मार के भगा दिया गया, मारे तो नहीं गए लेकिन छोड़ के देश भाग गए, जिस तरह सूडान को आपस में लड़ाया गया। जाहिर सी बात है कि दे वांट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश देयर ओन होल्ड ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। क्योंकि चाइना की राइज ने उनका एआई के क्षेत्र में योगदान, उनका जिस तरह से वो आपका ईवी जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, और जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से वो रोबोटिक्स के क्षेत्र में आगे आ रहे थे, लग रहा था कि चाइना एक बड़ी फोर्स के रूप में आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके में चाइना को उनकी औकात में लाके खड़ा कर दिया। अब वो क्या एक दोयम दर्जे के पावर है, व्यापारी है। अमेरिका ये संदेश देना चाहता जिसमें वो सफल हुआ अब तक, मेरा यही मानना है। ठीक है शुभंकर जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी मैं आपसे 10 सेकंड के अंदर कि ईरान और इजराइल में कौन कितना पावरफुल है, किसके पास कितने फाइटर जेट्स? नहीं, देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा, वहां पे तो खैर ईरान इजराइल की ये जो बात है कि किसके पास कितने फाइटर जेट, अभी उनका जो एयर डिफेंस की हालत आपने ईरान की देख ली, उनके आधे से ज्यादा जो है उनके जनरल्स मारे जा चुके हैं, उनके पास इस समय कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। तो ईरान की उन्होंने बहुत कुछ जो है उन्होंने सोच रखा था चाइना से सपोर्ट के लिए, ये एक बात है। लेकिन मैं सबसे पहले ये बात मैं फिर से दोहराऊंगा, क्योंकि
अभी मेरे पूर्व के वक्ता साहब कह रहे थे, लेकिन देखिए यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप अमेरिका से आप मुझे बता दीजिए कितना हम क्रूड ऑयल कितना हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। हमारा जो मैक्सिमम जो इंपोर्ट के जो सोर्सेस रहे हैं और इनफैक्ट एशियन कंट्रीज से जो मैक्सिमम सोर्सेस रहे हैं वो हम डिपेंड करते थे इस हॉर्मुज़ खाड़ी के ऊपर, हम लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और इसका होल्ड में आना, इजराइल को कमजोर करना भी अमेरिका का इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। इजराइल जितना इस युद्ध में शामिल होता जा रहा है, इजराइल उतना ज्यादा अमेरिकी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट होता चला जाएगा। इजराइल उसके हाथ में आता चला जा रहा है। एक कमजोर इजराइल अमेरिका के लिए ऑलरेडी $350 करोड़ डॉलर का जो है उन्होंने वहां से आर्म्स एंड एम्यूनिशन ऑलरेडी उन्होंने अमेरिका से अभी ऑलरेडी इंपोर्ट कर चुके हैं। ये एक्स्ट्रा इधर से जितना ये बढ़ता चला जाएगा इजराइल के लिए, अमेरिका के लिए उतनी ज्यादा बेहतरी होगी। तो इसको ये कहना कि इसमें ऑयल का युद्ध नहीं शामिल है, बिल्कुल ऑयल का युद्ध शामिल है। बिजनेस यहाँ पे सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है वो इसके ऊपर है। एक कमजोर इजराइल अमेरिका को मजबूत और बनाएगा, इसलिए जितना ज्यादा इजराइल चारों तरफ से युद्ध में गिर रहा है, अमेरिका उसको हेल्प पहुंचाता जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे युद्ध को हवा दी जा रही है। और इस बार के जो वर्ल्ड वॉर जो होने जा रहा है वो इसी एक फ्रेमवर्क में होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कौन किसका वर्चस्व, अमेरिका को कुछ नहीं करना है, वो सिर्फ एक वर्चस्व को वो हवा दे रहा है और बाकी लोग उसी में झुलसते जा रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ईरान इजराइल के बीच वॉर लगातार जारी है। 100 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। 5 दिन से लगातार दो देश संघर्ष में जुटे हुए हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। कई भारतीय नागरिक भी इस वक्त दोनों ही मुल्कों में फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा भी जो है वो सवालों के घेरे में है, क्योंकि उनके परिजन भी चिंतित नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ G7 समिट के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बीच में ही वापस आ जाते हैं अमेरिका, और उसके बाद उनका जो बयान है उस पर अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या आज की रात ईरान पर भारी पड़ने वाली है, क्या आज की रात तेहरान में बड़ी तबाही मचने वाली है, और क्या आज की रात ही वो रात है जब ईरान में खामनेई की सत्ता डोलने वाली है। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त देगा। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।